वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, तो अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। जैसा इस चैनल पे हमेशा से होता आया है, मतलब एक महीना से तो चैनल ही है, 1.5 महीना से, तो 1.5 महीना से होता आया है कि इस चैनल पे बाइलिंगुअल चलता है तो बाइलिंगुअल ही चलेगा। दूसरी बात, आप लोग को बता दें कि ये जो है क्लास 6 का अशोका वाला चैप्टर 7 है एक बुक में एनसीईआरटी के। आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के पहले जो बुक था वो कुछ और था, उसमें कई और कुछ चैप्टर डिलीट कर दिया गया है कोरोना के बाद वाले में, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर 7 में पे ध्यान नहीं देना है नंबर पे, इस वाले पे ध्यान देना है। किस वाले पे? इस वाले पे, टाइटल पे ध्यान देना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसी का आगे का। और जैसा कि थोड़ा देर का प्रचार हम कर ले कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, जुड़ना कैसे है, तो पहले अपना प्लेलिस्ट चेक करना है, मतलब आपके चैनल, मेरे चैनल, हम लोग का, क्योंकि देखिए बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल कभी ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सुनिएगा, तो हम कह रहे हैं कि आप लोग जाइए चैनल पे, चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए, जैसे बिहार स्पेशल सीरीज खोलिए, उसी तरीके से जाइए लुसेंट मॉडल खोल लीजिए, उसी तरीके से जाइए एनसीईआरटी का सीरीज खोल लीजिए। अब तो क्लास 6 का हम साइंस भी पढ़ा रहे हैं, सीटेट वालों जो लोग साइंस का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 में, तो क्लास 6 का साइंस भी हम एक चैप्टर डाले हैं, एक चैप्टर का थोड़ा सा। तो चलिए, तो आप लोग को उसको करना है, देखना है, पसंद आने पे चैनल को, पसंद अगर आए चैनल का जो कंटेंट है तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको बैच, आप लोगों के पसंद पे ही बैच लॉन्च किया जाएगा। अगर त्रिपिटक ग्रो करता है तो बैच लॉन्च होगा त्रिपिटक ऐप बना करके, और वो बैच फ्री में फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को गिव अवे दिया जाएगा। शुरू करें, करते हैं, चलिए। देखिए, अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। अशोक वो सम्राट जो युद्ध छोड़ दिया। अच्छा, तो इसमें क्या खास बात? कई सारे ऐसे सम्राट हुए जो युद्ध छोड़ना चाहते थे या युद्ध उनको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसे? जैसे याद कीजिए महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव डायनेस्टी का था, याद है आपको? महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव डायनेस्टी का था, तो वो भी तो कैसा था? वो भी तो युद्ध में उतना बिलीव नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो लोग कैसा था? पोएटिक नेचर का था, ज्यादा कविता लिखना पसंद था। देखिए, पढ़ने लिखने वाला इंसान, झगड़ा करने वाला इंसान, दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, याद कीजिए कौन? समुद्रगुप्त कवि भी था, उसको पढ़ना भी पसंद था, वीणा बजाता था, यानी कि सरस्वती जी का क्या था, उनसे मतलब एक तरीके से समझिए तो वो क्या था? फैन जैसा, है ना। इसके अलावा बाबू एस्पिरेंट्स, इसके अलावा क्या था कि वो युद्ध भी बहुत बेजोड़ करता था। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना भी पसंद है और लड़ना भी पसंद है, बट अदरवाइज ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। ज्यादातर पढ़ने वाले लोग लड़ने वाले नहीं होते हैं, उन लोगों को झगड़ा पसंद नहीं होता है, वो लोग शांत विचारधारा के होते हैं, बट कुछ लोग दोनों होते हैं। चलिए, तो महेंद्र वर्मन जो थे उनको लड़ना पसंद नहीं था, वही उनके लड़के नरसिंह वर्मन वो गजब के लड़ाकू हुए, है ना। पुलकेशिन द्वितीय को जाकर के और काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि महेंद्र वर्मन पे वो अटैक किया था, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद, याद कीजिए आप लोग, पल्लवा डायनेस्टी में जब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन मार देते हैं तो क्या कहते हैं खुद को? नरसिंह वर्मन अपना टाइटल लगाते हैं वातापी कोंड। वातापी कोंड क्यों? वातापी का विजेता। वातापी क्या है? तो चालुक्यों की राजधानी है। तो ये सब कहानी जब चालुक्य वंश आएगा तब हम लोग पढ़ लेंगे, बट कहने का मेरा मतलब है कि ये अशोक वॉर छोड़ दिया करना, तो क्या ऐसा खास बात है? कितने लोग तो वॉर करना भी नहीं चाहते थे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे थे। खास बात क्या है? ध्यान से देखिए। कुछ रूलर ऐसे हुए जो पोएटिक नेचर के थे, जो कवि टाइप के इंसान थे। वो लोग चाह के भी वॉर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका नेचर वैसा नहीं था, उनको झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो जाते तो हार जाते। एग्जाम्पल, महेंद्र वर्मन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। आपको पता होना चाहिए कि महेंद्र वर्मन जो थे वो कैसे थे, बताइए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके महेंद्र वर्मन थे पल्लव वंश के, पल्लव डायनेस्टी के बाबू, वो कैसे थे कि वो महेंद्र वर्मन जो थे वो कवि जैसे थे। तो उनपे तो अटैक होगा ना। आप राजा हैं, आप क्या हैं? राजा हैं। अब आप राजा हैं, अंदर से आप कवि जैसे हैं, अंदर से आपको पंडित बनना था, लिखना पढ़ना था, झगड़ा नहीं करना। ये बात आपके बगल का राजा जब जान जाएगा तब तो और आप पे अटैक करेगा कि अरे ये बेवकूफ है, चलो इसको पीट के आते हैं। सेम ये चीज किया चालुक्य डायनेस्टी का कौन? पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड। ये इसको आया पीट पट के और इसके राजधानी को हड़प लिया और खुद को नाम दिया कि हम इसके राजधानी यानी कांचीपुरम
कांची के विजेता हैं और विजेता को कोंड कहते हैं, तो कांची कोंड है। ठीक है, तो ये तो पिटाए, ये युद्ध छोड़े नहीं, ये युद्ध कर नहीं सकते थे। कई राजा ऐसे हुए जिनको कि युद्ध करते बट वो हार जाते। हर्षवर्धन भी पहले तो जीतते हैं, फिर बाद में तो सबसे पिटाते ही रहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को भी हराते हैं, मगर अशोक एकलौता ऐसा रूलर है, आपके एनसीईआरटी में कहता है कि अशोक वो सम्राट है जो कि युद्ध किया और युद्ध को छोड़ा कब, जब वो युद्ध जीत गया। सोचिए कितना बड़ा बात है। देखिए, मान के चलिए कोई चिकन खाता है और उसको लगा कि भाई भक्ति करना चाहिए और वो चिकन छोड़ दिया, उसको बहुत पसंद है और वो चिकन छोड़ दिया। ठीक है, और एक कोई ऐसा इंसान है जो चिकन कभी नहीं खाया और वो स्टाइल मार के कहता है हम तो चिकन कभी नहीं खाए। सोचिए अपने बुरे आदत को, या शराब ही ले लीजिए, शराब ले लीजिए, चिकन खाना वैसे कोई बुरा आदत नहीं है, शराब ले लेते हैं। तो वाइन अगर हम जो है कोई अगर लेता है, ठीक है, शराब अगर कोई पीता है, ठीक है, और वो इंसान एक नहीं पीता है और वो पूरा फेंक रहा है कि हम तो ये सब गलत काम नहीं करते हैं, बट एक उसको बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है, वो हमेशा पीता है, मगर अब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे अंदर एक गलत आदत है, हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा इंसान ना ज्यादा काबिल हुआ। तो उसी तरीके से समझिए, अशोक को पता था कि अगर वो वॉर करेगा वो जीत जाएगा, है ना। अशोक को पता था कि वो वॉर करेगा मगर वो जीत जाएगा, है ना, अगर करेगा तो। मगर उसके साथ साथ अशोक जब कलिंग वॉर करते हैं तो उनको दिखता है कि बिना मतलब का लाखों लोग मारे गए, है ना, लाखों लोग मारे गए, कब 1.5 लाख लोग कम से कम मारे गए। इसके अलावा लगभग लाख लोग जेल के अंदर गए। जो लोग कैदी बनते हैं, वॉर के, युद्ध के कैदी बनते हैं, तो हम उन्हें POW कहते हैं, मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय बनाए गए बंदी। ठीक है, तो ये चीज, तो कई लोग जो हैं वो युद्ध के समय बंदी बनाए गए, लाखों लोग। इसके अलावा अशोक कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमसे मरे, कैसे कैसे, अच्छे लोग, साधु लोग, संत लोग, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो कि अपने दास से, अपने स्लेव से काफी प्यार करते थे, जो कि अपने नाते रिश्तेदारों का काफी ख्याल रखते थे। इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे वॉर के कारण, मेरे एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के कारण, एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड मतलब हमको जो ये साम्राज्य विस्तार करने का जो भूख है मेरे अंदर, उसके कारण अच्छे अच्छे लोग मारे गए। ठीक है, इसीलिए अब हमको वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वॉर से तो अच्छा है, इंसान को ऐसे जबरदस्ती पकड़ने से तो अच्छा है कि हम उसको धर्म मार्ग से अपनाएं या धर्म के मदद से एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये सब कौन बोला? अशोक बोले। तो क्या अशोक, देखिए कोई इंसान जो चाहता है, जो ये देखिए, कोई इंसान जिसको जो जानता है कि हम जीत सकते हैं, उसके बाद भी अगर वो हट जाए कि नहीं मेरे जीतने से ठीक है, हम जीत तो जाएंगे मगर पूरा सोसाइटी को बहुत घाटा है, ऐसा इंसान ज्यादा काबिल होगा ना। ऐसा थोड़े होगा काबिल, वैसा इंसान थोड़े काबिल होगा जो ये जानता है कि हम लड़ने जाएंगे, फायदा हो जाएगा जीत गए तो, नहीं तो मरा जाएंगे, है ना, उसको डर है। मगर अशोक ये जानता था कि अगर हम लड़ेंगे तो हम ही जीतेंगे। उसके बावजूद भी अशोक क्या किया? कलिंग वॉर के डिस्ट्रक्शन को देख करके अशोक वॉर को छोड़ दिया। इसीलिए अशोक को यूनिक रूलर कहा गया। अशोक का यूनिक रूलर, एक यूनिक मतलब क्या होता है? इसके जैसा और एक भी नहीं। ठीक है, ये इसीलिए ऐसा कहा गया ना। इसके अलावा हिस्ट्री में अशोका द एम्पेरर, इसीलिए अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर, वो जो कि वॉर त्याग दिया, है ना, ये चैप्टर बन के आया। क्योंकि अशोक जीत सकता था जिस भी वॉर में जाता उसको, उसके बावजूद भी अशोक वॉर को छोड़ दिया। अब हम लोग एक एक कर करके समझेंगे कि हम क्या बताएं। अभी बताएं कि इस चैप्टर में एक अशोक जो कि युद्ध करना छोड़ दिया, तो उस पर पूरा चैप्टर, पूरा गाथा लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ऐसे रूलर हुए जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो नहीं चाहते थे, ये इसको युद्ध करना पसंद था, इसको युद्ध करना आता था, ये जानता था कि हम जीत जाएंगे, इसके बावजूद भी ये क्या किया? छोड़ दिया। किसके वजह से छोड़ा? सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्शन हुआ इसके नेचर के वजह से, इसके एक्सपेंशनिस्ट नेचर, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, एक्सपेंशनिस्ट नेचर के वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ सोसाइटी में, जिस कारण से ही अशोक कहा कि भाई हमको नहीं करना है अब वॉर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिएगा सिटी के बारे में, तो उसके पहले हम इसको रब करने देना जरा। तो सिटी के बारे में समझने से पहले हम लोग को समझना क्या है, जरा सा समझते हैं हम लोग कि अशोकन सोसाइटी या मौर्यन सोसाइटी
किसी भी समय का आप सोसाइटी ले लीजिए, जहां पे डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हुआ वहां पे कह दिया गया कि ये सिटी है, ठीक है। जहां पे डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, जैसे समझिए, देखिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी को शहर या गांव कहा गया। किसके बेसिस पे? पेशा के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, क्या नौकरी करते हो, इस बेसिस पे सोसाइटी को, किसी समाज को शहर या गांव कहा गया। जैसे अगर आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं किसी जगह पे, तो ऐसे जगह को शहर कहा गया। और अगर आप ज्यादा मेहनत में कम पैसा कमा रहे हैं, ऐसे जगह को अंडर डेवलप्ड यानी गांव कहा गया, ठीक है। तो पेशा के आधार पे ही बना है, पैसा के आधार पे नहीं, पेशा मतलब ऑक्यूपेशन के आधार पे ही सोसाइटी को दो भागों में बांटा गया। तो ऑक्यूपेशन यहाँ लिख देते हैं हम, और इसके बाद हम लिखेंगे कि ऑक्यूपेशन के आधार पर ही सोसाइटी को दो भागों में बांटा गया, विलेज और सिटी। जहां पे कम मेहनत में ज्यादा पैसा, वो सिटी, जहां पे ज्यादा मेहनत में कम पैसा वो गांव। चलिए अब बताइए कि ज्यादा मेहनत करने पे कम पैसा कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस पेशा में, किस किस ऑक्यूपेशन में। फार्मिंग में कितना भी कुदाल चला लीजिए उतना पैसा नहीं मिलेगा। और बताइए फार्मर के बाद सोचिए कोई लैंडलेस लेबर हो, लैंडलेस लेबर मतलब जिसके पास अपना जमीन नहीं हो, वो किसी और के यहाँ जाके काम करता हो, उसको तो और खटवाएगा बड़ा बड़ा जमींदार सब, और पैसा कम देगा, ठीक है। लैंडलेस लेबर के बाद समझते हैं। और बताइए हर्डर, ये ज्यादा मेहनत का काम है। अब सिटी वाले की बात अगर हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मर्चेंट ट्रेवलर, फार्मिंग से ये आसान काम है, ठीक है। और पैसा इसमें बहुत ज्यादा है। आपको बताएं, जब हम आपको 8th क्लास का पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसमें हम बताएंगे 8th क्लास के हिस्ट्री में कि किस तरीके से रतन टाटा के जो खानदान का लोग था, है ना, जमशेदजी टाटा, ये सब कैसे अमीर बना था। सबसे पहला काम यही किए थे वो लोग, मर्चेंट ट्रेवलर का। और उसी में इतना मुनाफा हुआ कि सीधे टाटा ग्रुप्स बन गया, एकदम टीसीएस ये सब बन गया। आपका टिस्को 1907 में ही बन के तैयार हो गया। तो ये हम बताएंगे, यानी इसमें ये वाले काम में बहुत मुनाफा है, ठीक है। और बताइए और कौन सा, अगर कोई क्राफ्ट पर्सन बन जाता है। अब ये क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, कोई इंसान जिसको किसी तरीके का नॉलेज हो, कुछ बनाने आता हो, जैसे लकड़ी से कोई मूर्ति बना दे, कोई मिट्टी से मूर्ति बना दे, कुछ कुछ बनाने आता हो, लोहार सोनार टाइप का, तो उन लोगों को भी उतना मेहनत नहीं है, पैसा ज्यादा है, मेहनत कम है। फार्मिंग में पैसा कम है, मेहनत ज्यादा है। देखिए फार्मिंग डिपेंडेंट है किस पे, क्या फार्मिंग केवल आपके स्किल पे, आपके कौशल पे डिपेंडेंट है? नहीं है। उसके साथ साथ आपका कौशल होना जरूरी है, आपको फार्मिंग करना आना चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या जरूरी है, तो उसके साथ साथ आपका जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो हम आपको बता दें कि फार्मिंग कितना भी फार्मर मेहनत कर ले, कितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, उसका फसल तो बर्बाद हो जाएगा। बट यहाँ आते हैं, अगर हम कोई एक मूर्तिकार हैं, स्कल्पटर हैं, और हमको बनाना है मूर्ति, तो मूर्ति बनाना है तो हम जितना ज्यादा अपने स्किल पे, अपने कौशल पे काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अच्छे होते चले जाएंगे। अब उसके लिए किसी जलवायु से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये एक अच्छा मूर्ति, एक अच्छा स्कल्पचर ये डेजर्ट में भी बिक जाएगा। डेजर्ट में भी तो कोई अमीर होगा, सऊदी अरब में भी कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे, राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसमें भी कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे। तो मेरा तो मूर्ति बिक जाएगा अगर हम स्कल्पटर हुए तो। और बताइए, ये गंगा वैली जो प्लेन एरिया है, जहाँ पे किसान अमीर अमीर भी है, गरीब गरीब भी है, यहाँ भी बिक जाएगा। ये माउंटेन पे भी जाएंगे तो बिक जाएगा। ऐसा रीजन जहाँ पे पूरा पर्वत है या पठार है, प्लेट्यू है, वहां भी कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, तो खरीद लेंगे। बट बताइए फार्मिंग, डिजर्ट में फार्मिंग कर सकते हैं क्या? और जो कर रहा है डिजर्ट वाले रीजन में जो फार्मर्स है, वो लोग अमीर नहीं हो सकता है। बहुत मेहनत मजदूरी के साथ उसको कुछ खाने पीने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
ऐसा फार्मिंग जिसमें सिर्फ खाने भर का ही होता हो, हम उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जीवन यापन के लिए किया गया खेती। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कभी भी किसान अमीर नहीं होगा। डिजर्ट में जाके अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको कि विलेज और सिटी किस बेसिस पे बांटा जाता है, पेशा के आधार पर। पेशा से, जिस पेशा से कम मेहनत में ज्यादा पैसा, तो सिटी का पैसा होगा, ज्यादा मेहनत में कम पैसा गांव का। तो आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है कि ये जो सिटी है या ये जो विलेज है, तो देखिए अभी तक हम एंशिएंट इंडिया के, चाहे वो लूसेंट वाला एंशिएंट इंडिया हो, इधर तो हम लूसेंट वाला एंशिएंट इंडिया बना भी नहीं पा रहे हैं थोड़ा बिजी होने की वजह से, बट ठीक है हम उसको लेके चलेंगे आगे। चलिए देखिए, सिटी जो है एंशिएंट इंडिया का या जो विलेज है, तो उसमें ना हम पूरा जो ऑक्यूपेशन होता है, कई बार ऑक्यूपेशन को समझाए हैं। जैसे फार्मर होता है, हर्डर पशुपालक बोलते हैं उसको, उसके बाद मर्चेंट ट्रैवलर, वो घूम घूम के जो व्यापार करता है उसको मर्चेंट ट्रैवलर बोलते हैं। उसके बाद हम बताए थे आपसे हंटर गैदरर, उसके बाद हम आपसे बताए थे क्या, फॉरेस्ट ड्वेलर, जो फॉरेस्ट में घूमता है, खोजता है, नया नया सामान तोड़ के लाता है, बेचता है। ठीक है, सीटेड वालों, इन्वायरमेंट में एक कहानी है ना, नारियल तोड़ने वाला लड़का दूर तक जाता है ना, तो वही दूर तक, एकदम दूर दूर तक जाता है बेचारा नारियल तोड़ने के लिए, उसको फ्री में सबसे सस्ता नारियल मिले। सबसे सस्ता के चक्कर में फ्री में नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है, जो कि बहुत दूर उसको जाना पड़ता है उसमें। तो वही चीज फॉरेस्ट ड्वेलर यही तो करते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेस्ट में जाते हैं और घूम घूम करके और फ्री में सामान तोड़ के लाते हैं और इधर पैसा से बेचते हैं। तो उनका लगता कुछ नहीं है, मेहनत लगता है, पैसा तो नहीं लगता। और उसके बाद क्या लगता है, जाके बेच दो बस, और बेचने से पैसा। तो यहाँ क्लियर है आप लोगों का, है ना। तो वो ऑक्यूपेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने, कई बार डिस्कस किए, एक बार नहीं 10, अगर 16 19 वीडियो या 29 वीडियो, अभी तक 79 वीडियोस बन चुका है, जिसमें ज्यादातर वीडियो आपका हिस्ट्री का ही है। तो आप खुद बोलिए कि कितना बार हम डिस्कस किए होंगे, हमको भी नहीं पता है। तो ऑक्यूपेशन आप लोग एंशिएंट इंडिया में सारा सेम रहेगा, तो ऑक्यूपेशन को हम इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे कि आखिर ये सिटी को कैसे कैसे, देखिए आखिर देखिए कहीं पे सिटी कोई जगह नहीं होता है, सिटी बनाया जाता है, नगरीकरण, आप सुने, टाउन प्लानिंग किया जाता है ना। जैसे देखिए मान के चलिए कोई एक गांव है, तो गांव हमेशा से, गांव आप अपने आप बन जाता है। अपने आप कैसे बनेगा गांव, तो देखिए गांव कैसे अपने आप बनता है, हम एक घर बनाए, उसके बगल में कोई और घर बना लिया, फिर कोई और घर बना लिया, ऐसे करके एक सोसाइटी बन गया और इस तरीके से गांव का निर्माण हो गया। मगर सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट बोलेगी कि यहाँ से रोड निकालो, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पे बैंक बनाओ, तो धीरे धीरे वही गांव डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो अब गांव तो कई सारे थे। अगर आप मौर्यन एम्पायर देखेंगे तो हम उसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझाए हैं लूसेंट मॉडल वाले में, कि कैसे गोप होता था, कैसे स्थानिक होता था, ग्रामिक होता था, वो सब बताए हैं। ठीक है, तो गांव कोई भी हो सकता है, मगर सिटी कौन डेवलप कराएगा, जिस गांव में समाज से माने राजा दे, क्योंकि गांव का लोग अपना पैसा, उसके पास कितना पैसा है जो जाके हॉस्पिटल बनवाएगा, नहीं बनवा सकता है। मगर राजा सबसे टैक्स ले रहा है, तो वो चाहे तो बनवा सकता है। तो मान के चलो कि 10 गांव हुआ, कितना हुआ, 10 गांव। अब इस 10 गांव में से राजा चूज करेगा कि कुछ गांवों को डेवलप करते हैं और उसको शहर बना देते हैं। जैसे उसमें रेस्ट हाउस बना देते हैं, रोड चलवा देते हैं, ये सब कर देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल बनवा देते हैं। हॉस्पिटल तो आप देखे होंगे, अशोक हॉस्पिटल बनवाए थे पशुओं के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, रोड के किनारे। तो मान के चलो कि ये 10 गांव हैं। अब राजा इसमें से किसी गांव को चुनेगा कि कुछ गांव को सिटी बनाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट काम करवाते हैं। चलो, तो अब बताइए कि ये जो 10 गांव हैं, तो इसमें राजा किसको चूज करेगा, कहीं ना कहीं वैसा ही एरिया को चूज करेगा जो कि ट्रेड करने के लिए आसान हो, है ना। सिटी किसको बनाया जाएगा, तो सिटी उसको बनाया जाएगा जो ट्रेड करवा सके। मान के चलिए कि एक गांव है और वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल सुनिएगा, 10 गांव है जिसमें से एक गांव ऐसा है जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। चारों तरफ से गांव है और ये पहाड़ है, इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। अब यहाँ पे बीच में राजा कितना भी डेवलपमेंट करा ले, ये तो बंद है।
तो यहाँ के लोगों को तो बहुत फायदा होगा, मगर राजा को कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पहाड़ के उस तरफ से पहाड़ चढ़ चढ़ के व्यापार करने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए राजा ऐसे गांव को शहर बनाते थे जहां पे, देखो एक और चीज समझो बाबू, देखिए अगर इस पहाड़ के इस तरफ या इस पहाड़ पे सोना मिलता हो तो तब आएंगे ना। अगर इस पहाड़ पे, मान के चलिए ये गांव चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत कीमती चीज मिलता है, तब हम लोग जैसे मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग हमेशा लालची जैसा है ना, लालची ग्रीडी है वो, तो वो इसको थाम के आएगा, तोड़ देगा मगर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस पहाड़ के पीछे क्या मिल रहा है, एक गांव है जहां सोना मिलता है ना। तो राजा ऐसे ऐसे जगहों को, एक तो ये हो गया, अगर कहीं पे प्रीसियस सामान मिलता हो, बेशकीमती या बहुमूल्य सामान मिलता हो, तो राजा उसको शहर बनाते थे, वहां पे रास्ता वास्ता बनवा देते थे, वहां पे कुछ कुछ फैसिलिटी बनवा देते थे, पब्लिक फैसिलिटी मतलब वैसी फैसिलिटी, वैसी सुविधाएं जो लोगों के लिए मददगार हो, हॉस्पिटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब। आगे चलते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा राजा देखते थे कि ऐसा गांव जो कि किसी भी तरीके के पहाड़ वहाड़ के बीच में नहीं हो, और जो कि जिसके अगल बगल से नदी वगैरह गुजरती हो, क्योंकि नदी के रास्ते से ही पहले बहुत ज्यादा विदेश से व्यापार होता था। तो राजा को तो बड़ा फायदा होगा, नदी से कोई गुजरेगा और सामने का गांव डेवलप कर दे, हम खूब सुंदर सा घर बनवा दे, खूब सुंदर सा हॉस्पिटल बनवा दे, तो लोग क्या करेंगे, लोग तो बड़ा ही खुशी से देखते रहेंगे। जो यहाँ पे नाव पे देखिए, रुक जाइए, बन गया ये नाव, यहाँ पे एक इंसान बैठ के जा रहा है, ठीक है। अब ये इंसान जा रहा है और यहाँ पे आपका जो है क्या है, ये सिटी डेवलप है। सिटी किसके किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, ये मेरा पटना, ठीक है। और ये बड़ा सुंदर बन गया है। तो जो इंसान ये आ रहा है, ये जो इंसान है ये उधर से आ रहा है, पंजाब से, ये सबसे अपना चलते चलते, या कह लीजिए तो ये इधर से बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है वो इंसान, ठीक है। तो वो दूसरा जगह का इंसान है और वो ऐसे क्रॉस करता हुआ नाव से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब ये इस साइड देखेगा कि भाई बड़ा सुंदर जगह है, तो चलो थोड़ा उतरते हैं, उतर के यहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, चलो थोड़ा सर दर्द हो रहा है, 2 दवाई ले लेते हैं, 2 औषधि ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये इंसान जो बाहर से आया है यहाँ पे खर्च करेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, और ट्रेड भी होगा। फिर उसके बाद इंसान यहाँ का सामान अगर पहुंचाना होगा तो यहीं पे उतार देगा, है ना, तो ट्रेड भी बढ़ेगा। तो देखिए 2 ही सूरतों में राजा गांव को क्या बनाते थे, शहर बनाते थे। पहला तो ये होना चाहिए कि गांव जो है तुम्हारा, गांव जो है आपका, वो कहाँ हो, तो किसी नदी के किनारे हो, या कोई पहले ही से कोई कच्ची सड़क जाती हो वहां पे, ठीक है, या पहले ही से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हो। क्यों पहले ही से बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे, किसी गांव में, किसी गांव का रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल समझिए, मान के चलिए मक्का को याद करते हैं। अब मक्का कहीं भी होता, यहाँ पे मुस्लिम लोग जाते ही जाते, है ना। वैष्णो देवी को आप याद कर लीजिए, वैष्णो देवी कहीं भी होगा, यहाँ हिंदू लोग जाएंगे ही, चढ़ जाएंगे, अब चाहे वो पर्वत पे हो या फिर कैलाश रेंज, कितना ऊंचा है, बट हिंदू लोग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, वो एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो ऐसा लोकेशन कहीं भी रहे, लोग जाएंगे। तो राजा ऐसे टाइप के लोकेशन को क्या करवाएंगे, इंप्रूव करवाएंगे, क्योंकि लोग जितना ज्यादा फैसिलिटी लोगों को दीजिएगा उतना ही ज्यादा लोग खर्च करेंगे, और जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा राजा को टैक्स मिलेगा, ठीक है, और जो आपका साम्राज्य है वो प्रॉस्पेरस होता चला जाएगा। आगे समझते हैं। तो एक तो क्या हुआ, रिलीजियस। सुनिए, कौन कौन से गांव को सिटी बनाया जाएगा, पॉइंट वाइज लिखते हैं। देखिए, वैसा गांव जहां पे कुछ प्रीशियस सामान मिलता हो, या ऐसा चीज जो कहीं और नहीं मिलता हो, बस वही मिलता हो, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र क्या है, चाणक्य का एक बुक है, उसमें लिखा है कि मौर्यन पीरियड के समय में तक्षशिला में बढ़िया कंबल मिलता है ना, वैसा कंबल कहीं नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी, और पहला कुछ प्रीशियस सामान, यूनिक सामान या प्रीशियस सामान अगर कहीं किसी गांव में मिलता हो,
तो राजा उसको बढ़ा चढ़ा के उसको डेवलप करेगा, उसमें सामान, उसमें रेस्टोरेंट बनवा देगा, उसमें हॉस्पिटल बनवा देगा, उसमें रोड बनवा देगा, इससे वो गांव सिटी में बदल जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा जगह जो रिलीजियस प्लेस हो, जो धार्मिक स्थल हो, राजा उसको क्या करवाएगा, रिनोवेट करवा देगा, वहां पे और मंदिर वगैरह बनवा देगा और सामान और अलग अलग जो है सुविधा का चीज बनवा देगा ताकि उसको और ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो रिलीजियस प्लेस है ना, उसको और बढ़िया से बनवा देगा राजा, तो वो गांव भी क्या बन जाएगा, सिटी बन जाएगा। अगला समझते हैं। उसके बाद राजा क्या सोचेगा, तो कहेगा कि ऐसा इलाका जहां से रास्ता गुजरता हो, कैसा रास्ता, नेचुरल पाथ अगर कहीं से गुजरता हो तब तो और बढ़िया है, जैसे नदी वगैरह गुजरती हो तो उसके किनारे के गांव को खूब समृद्ध, खूब सुंदर सुंदर वहां पे सामान बना देगा ताकि जो रास्ते से गुजर रहे लोग हों वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हों और वहां उतर के अपना कुछ, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो खरीद सकते हैं, तो उसको सिटी बनवा देगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिटी कौन कौन सा जगह बन सकता था। अब दूसरी बात, इन सिटीज में सामान ज्यादा बनेगा। कौन सा सामान, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनेगा, है ना, मूर्तियां सजा सजा करके किनारे पे रखी जाएंगी, है ना, ताकि लोग आए और आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, है ना। तो इसीलिए इन सिटीज से फार्मर्स को कहा गया कि भाई जाओ यहाँ से, गांव की ओर घसको, दूसरे गांव जाओ। क्यों? क्योंकि ये अब गांव नहीं है, अब ये शहर है, राजा इसको डेवलप करा दिए। और यहाँ पे कौन कौन आके बसेगा, तो बिल्डर जो घर बना सकता हो, मजदूर, है ना, उस टाइप का लोग। इसके अलावा बताइए, अगर किसी को मूर्ति बनाने आता है, राजा उसको बुलाएगा कि इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे मूर्ति बनाना शुरू करो, और पूरा सुंदर से बनवा देगा। पूरा घर, पूरा जो आपका शहर है उसको अच्छे से बढ़िया से क्या करवा देगा, डिजाइन करवा के सुंदर बना देगा, उस गांव को शहर में बदल देगा। तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो बिल्डर रह सकते हैं, और कौन रह सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन रह सकते हैं। अब ये क्राफ्ट पर्सन तो हो गया, सुनिएगा, यहाँ से लोग जा रहा है तो सामान खरीदना चाहेगा ना, तो यहाँ पे दुकानदार वगैरह अपना जल्दी जल्दी खोलेगा, तो यानी कि शॉपकीपर रह सकते हैं। उसके अलावा बताइए, दुकानदार के अलावा कौन रहेगा, तो जैसे ये लोग यहाँ से जा रहा है तो कोई पटना का भी तो होगा जिसको लगेगा कि भाई इसी रास्ते से हम भी क्या कर लें, थोड़ा मोटा पैसा कमा ले, थोड़ा देश विदेश जाके बेच के आए। तो मर्चेंट ट्रेवलर, वैसे व्यापारी जो घूम घूम के किसी किसी रास्ते से व्यापार करते थे। पहले के लोग ज्यादातर नदी मार्ग का ही यूज करते थे व्यापार करने के लिए, तो शहरों में मर्चेंट ट्रेवलर रहने लगे। समझ में आया आपको, मर्चेंट ट्रेवलर शहरों में रहने लगे। अगला समझते हैं, ये सब तो कंप्लीट हो गया, सिटी कर दिए, सिटी में लोग कौन रहते हैं ये भी कर दिए। अब सिटी के लोगों को खाना कौन देगा, तो बगल वाले गांव के लोग जो फार्मर्स हैं, जो हर्डर्स हैं, हर्डर आके दूध पहुंचा के जाएगा, फार्मर खाना पहुंचा के जाएगा, है ना। कहते हैं ना चलो बाजार में बेच के आते हैं, तो ये बाजार है अब इन लोगों के लिए, और ये लोग केवल खरीद खरीद के खाएंगे क्योंकि इनका काम फार्मिंग नहीं है, इनका काम अलग है। अब क्लियर है। अब आगे समझते हैं कि ये जो सिटीज हैं, आप कैपिटल बनाते हैं, देखिएगा ये जो सिटीज है इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड सिटी हो, मतलब जहां पे उतना खतरा भी नहीं हो और जहां पे डेवलपमेंट भी हो, जहां पे ट्रेड भी हो सकता हो और मर्डर भी ना हो राजा का, दोनों चाहिए, प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ऐसा जो सिटी होगा उस सिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिटी को राजा क्या बना लिया, बोला यही मेरा महल बना दो, तो हम लोग बोले कि ठीक है लीजिए बना दिए, है ना, और इसी महल बना दो, और आज से ये जो शहर है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राजधानी कहलाएगा मेरा, ठीक है। अब राजधानी बन गया तो एक कैपिटल सिटी हो गया। गांव क्या होता है वो सभी जानते हैं, सिटी कैसे बन गया गांव, कौन सा गांव सिटी बना, है ना। राजा पागल नहीं है कहीं भी जाके अपना घर द्वार बनाना शुरू कर देगा, वो अच्छे जगह पे ही ना सिटी बनाएगा जहां से उसको ज्यादा पैसा है, क्योंकि उस बेचारे का तो खर्चा लग रहा है ये बनवाने में, तो वो खर्चा निकलवाएगा भी तो राजा। तो चलिए आगे समझते हैं। अब ये कैपिटल सिटी, अब सुनिए, एक नॉर्मल सिटी और एक कैपिटल सिटी दोनों को रूल कैसे करते थे मौर्यन एज में, कैसे रूल किया जाता था कैपिटल सिटी को और नॉर्मल सिटी को। एनसीईआरटी बाबू अब ये बात ही नहीं करेगा कि उसके पापा कौन है तो उसके चाचा कौन है। अब बात एनसीईआरटी सिर्फ इतना करता है
कि उस जमाने में कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना। सबसे ज्यादा यूपीएससी और सीटीईटी वाले, ये दोनों लोग, कुछ आप लोग का डेट वेट कम पूछता है, ज्यादा क्या पूछता है हम लोगों का कि क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसा था, सिटी कैसे बना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ ही लेंगे कि भाई अब आगे क्या, है ना। देखिए, तो अब दो तरीके का सिटी हो गया। एक तो हो गया आपका कैपिटल सिटी, एक तो हो गया आपका कैपिटल सिटी, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका नॉर्मल सिटी। एक है कैपिटल सिटी, दूसरा हो गया नॉर्मल सिटी। थोड़ा बहुत यहाँ पे आवाज होते रहेगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो वाला माइक खरीद पाए। जब ये चैनल अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएगा तो हम सबसे पहला इन्वेस्टमेंट यही करेंगे। गांव में हर वक्त कुछ ना कुछ का आवाज होते रहता है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूरा वीडियो खराब हो जाता है। देखिए, कैपिटल सिटी ये है और ये नॉर्मल सिटी है। देखिए ध्यान से, तो कैपिटल सिटी को कैसे गवर्न करते हैं, तो कैपिटल सिटी में तो राजा खुद है, तो क्या किसी और को रहने का जरूरत है, राजा खुद ही कैपिटल सिटी, पाटलिपुत्र अगर कैपिटल है, राजधानी है, तो उस राजधानी को राजा खुद से गवर्न करेगा। अच्छा, तो राजा अब जाएगा, राजा हर एक फार्मर के घर पे जाएगा, ठकठकाएगा, गेट खोलो गेट खोलो, क्या बात है, टैक्स लेने आए हैं, कर दो हमको। ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए कैपिटल सिटी में ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, है ना। ऑफिसर्स मतलब जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, वैसे ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, है ना। राजा अलग अलग ऑफिसर रखना शुरू किया, भाई तुम रेवेन्यू कलेक्ट करने चले जाना, पैसा लेते आना। रेवेन्यू मतलब कर, टैक्स। राजा जो है अगर आपको कोई फैसिलिटी दे रहा है तो उसके बदले रेवेन्यू लेता है, राजस्व कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो ऑफिसर्स को कहा कि सबके गेट ठकठकाना और सबसे पैसा लेके आना। कुछ ऑफिसर को कहा कि तुम लोग पनिशमेंट वगैरह देते रहना, कुछ को कहा कि तुम जजमेंट दे देना, कुछ को कहा कि तुम सबका मदद करते रहना, है ना। जैसे अशोक कहा था कि हम अभिलेख लिखवा देते हैं, जब हम आगे बताएंगे उसमें कहा था अशोक कि हम धम्म से जीतेंगे सबको। धम्म से मतलब प्यार से, सीधे सीधे समझिए तो, है ना। प्यार से बात बना बना के सबका मन जीत लेंगे। तो इसके लिए, मन जीतने के लिए इस धम्म का प्रचार कौन करेगा, तो अशोक कहा कि हम एक ऑफिसर रखेंगे, और वो ऑफिसर थे धम्म महामात्र। और ये धम्म महामात्र जो थे, इनको अशोक बोले कि घूम घूम के प्रचार करो, और अगर कोई तुम्हारा बात नहीं माने तो उसको पनिश भी करना। तो धम्म महामात्र आखिर कितना ही घूम लेते, तो अशोक कहे कि ठीक है, हम अपने धम्म का प्रचार एक तो इस इंसान से करवा ही रहे हैं, इस ऑफिसर से। ये एक इंसान, एक ऑफिसर नहीं होता था, ऐसा कई सारा ऑफिसर था। इसके अलावा हम पिलर बना के उस पे भी लिखवाएंगे, पत्थर वगैरह सब पे लिखवा देंगे अपना बात, अपना जो मेरा प्रचार है धर्म का, हम वो सब जगह पे लिखवा देंगे। अब जो लोग पढ़ पाएगा वो तो पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो हम कह देते हैं अपने ऑफिसर से, अपने लोगों से, अपने नौकरशाहों से कि तुम लोग उस अनपढ़ व्यक्ति के लिए पढ़ोगे। अगर वो पूछेगा, कोई भी, वो कोई भी ऑफिसर हो, रेवेन्यू कलेक्टर हो, डीएसपी हो, दुनिया का कोई भी ऑफिसर हो, अगर उससे कोई अनपढ़ व्यक्ति पूछता है कि इस पिलर पे ये क्या लिखा है, तो तुमको पढ़ के बता देना है, ठीक है। और तुमको उसको समझा भी देना है कि अशोक ऐसा धम्म चाहते हैं। तो यही चीज है, अलग अलग ऑफिसर था, ऑफिसर का अलग अलग काम था। खास करके कैपिटल सिटी में बहुत सारे ऑफिसर्स को रखा गया। तो कैपिटल सिटी किसके द्वारा गवर्न किया गया, राजा प्लस राजा मंत्री। मंत्री को क्या कहते थे, मंत्री को अमात्य कहते थे या महामात्य कहते थे, ठीक है। मंत्री पहले जमाने में कोई टर्म नहीं होता था। उसके अलावा ऑफिसर, यही तीन लोग, कैपिटल सिटी को यही तीन लोग चलाते थे। और कैपिटल सिटी कौन सा सिटी बनता था, जो प्रोटेक्टेड भी हो, जहां पे झगड़ा कम होने का हो, मतलब जहां पे अचानक से अटैक ना हो जाए, है ना, और उसके साथ साथ जो डेवलप भी हो, वही कैपिटल सिटी बनता था। बाकी लोग नॉर्मल सिटी कैसे बनते थे वो बता चुके हैं कि रास्ता जहां होगा उसको डेवलप कर दिया जाएगा, उस गांव को कि इसको शहर बना दो, बाकी चीज भी हम बता चुके हैं। अब नॉर्मल सिटी जो है ना, देखिए गांव से उतना ज्यादा पैसा आता ही नहीं है ना। गांव में किसान होते हैं, और किसान गरीब लोग ज्यादातर क्या होता है, वो लोग डरा रहता है किसी से भी, तो वो लोग तो आसानी से पैसा दे देगा। सिटी वाले लोग के पास
दिमाग ज्यादा, वो लोग पैसा ज्यादा बचाते हैं। अब नॉर्मल सिटी को कैसे कंट्रोल करना है इस पे बात करते हैं। तो राजा बोले इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, मौर्यन साम्राज्य बहुत बड़ा था या नहीं था? था। कहां से कहां तक था? आपके पाटलिपुत्र यानी पटना से अफगानिस्तान, जहां पे अभी तालिबान का राज है, वहां तक चला गया। तो उतने दूर में अकेले राजा ही राज कर लेगा? नहीं। तो राजा बोले कि मेरा इतना बड़ा जो साम्राज्य है, हम इसको कई टुकड़ों में बांटते हैं, लो बांट दिए, और ये सब जो है ये स्टेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्टेट। जैसे भारत बड़ा सा है, उसमें एक बिहार, यूपी, वैसे इस स्टेट को मौर्य साम्राज्य में प्रांत कहा गया। और इस प्रांत के लिए भी एक छोटा राजा समझ लीजिए, है ना, एक गवर्नर यानी एक प्रांतपति बना करके भेजा गया। ये प्रांतपति कोई और नहीं होता था, बल्कि राजा का ही फैमिली मेंबर होता था। जैसे राजा का बेटा हो सकता है, राजा की बहन का बेटा हो सकता है, राजा के भाई का बेटा हो सकता है ना। तो यही लोग था, बट बेटा ही होता था, लड़कियों का कोई वैल्यू उस समय नहीं था। तो ये प्रांतपति, जिसको हम लोग प्रांत का या स्टेट का गवर्नर भी कह सकते हैं, उस जमाने में इनको क्या कहते थे? कुमार कहते थे। कुमार, राजकुमार होता है तो उसी तरीके से कुमार, समझते हैं आगे। अब ये लोग जो है इन प्रांतों पे, इन प्रांतपति का ये रहता था क्या? इन प्रांतपति का पूरा हेड रहते थे यहाँ पे। सुनिए, इस प्रांत में प्रांतपति का ही चलता था, ठीक है। प्रांतपति लोग ही यहाँ पे पूरा व्यवस्था देखते थे। राजा ऊपर ऊपर से देखता था, पूरा नहीं। तभी तो आप सुने होंगे कि कई बार राजा का बेटा जहां कहीं और जाके राज करते रहता है और अटैक कर देता है राजा कहीं जाके, राजा के कैपिटल में जाके, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ताकतवर हो गया। जैसे समझिए अशोक यहाँ पे पटना में है और उनका बेटा यहाँ पे प्रांतपति या कुमार या गवर्नर बन के बैठा है। तो यहाँ पे पावरफुल बन के हो सकता है ये पूरा प्रांत लेके हट जाए कि हम एक अलग देश बनाएंगे, हो सकता है ना ऐसा। और हम यहाँ के प्रांतपति या राजकुमार नहीं रहेंगे, हम यहाँ के क्या रहेंगे? राजा रहेंगे। तो ऐसा विद्रोह हर बार देखने को मिलता है, ठीक है, हर जगह कई बार। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। बट बताइए कि पाटलिपुत्र में न रहा होगा अशोक का लड़का? तो अब ये अफगानिस्तान में प्रांतपति बन के भी जाएगा तो अफगानिस्तान के लोगों का ना उसको भाषा समझ में आएगा, ना ही कल्चर समझ में आएगा कि पता नहीं कौन सा धर्म फॉलो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये लोग, पता नहीं कौन सा खाना खा रहा है। तो बेचारा अशोक का बच्चा तो पागल हो जाएगा, है ना, कि क्या यहाँ पे हम रूलर बनने का सपना देखे थे और क्या यहाँ पे हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए अशोक बोले कि बच्चों तुम लोग बस जाके यहाँ पे झूठ मूठ का कपड़ा वपड़ा पहन के राजा जैसा बन के बैठ जाना, और हम क्या करेंगे, यहीं के लोकल लोगों को बुलाएंगे। सबसे पहले पाटलिपुत्र का भाषा जो कि क्या है, मगधी या मगही, उसको सिखाएंगे और सिखा देंगे। अफगानिस्तानी लोग पाटलिपुत्र का भाषा सीख लिया, उसके बाद इसको भेजेंगे वहां, कहाँ? तुम्हारे अफगानिस्तान में, जहां से तुमको राजा बनाए हैं हम, या राजकुमार जहां का हम तुमको गवर्नर बनाए हैं, ठीक है। और वो जो अफगानिस्तानी लोग जिसको तुम्हारा भाषा भी हम सिखा दिए हैं और पहले ही से बचपन से वो अफगानिस्तान का भाषा जानता है, दोनों भाषा जो जान गया, तो वही लोग, वो ऑफिसर यहाँ जाकर के, ये लोग ट्रेनिंग ले लेगा यहाँ का लोग, और जाके फिर ऑफिसर बन जाएगा वहां पे। और जब किसी से टैक्स लेना होगा, लोकल आदमी से, या किसी लोकल आदमी से कुछ फरियाना होगा, कोई बात करना होगा, तो वो किस भाषा में बात करेगा? अफगानी भाषा में, पख्तून भाषा में। और जब राजकुमार पूछेंगे कि क्या मैटर सेटल हुआ, तो वो उनको पाटलिपुत्र के मगही में से समझा देगा, मगधी में, कि हाँ हाँ हो गया, ऐसा ऐसा वो बोल रहा है, इतना ही पैसा वो दिया है, तो हो गया मैनेज, हुआ मैनेज। बताइए, ऑफिसर कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं, उनको बुलाए हम पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र का भाषा सिखा दिए। तो एक भाषा क्लियर, उसके मगही यहाँ पे बोलते हैं मगधी, वो सिखा दिए। प्राकृत जो है, पाटलिपुत्र में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो आज की मगधी है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे क्या है, अब अशोक इन लोगों को मगधी सिखा दिया अफगानिस्तान वाले को, और उसके बाद भेज दिए, जाओ जाओ वहां जाकर के तुमको ऑफिसर बनना है, ट्रेनिंग तुम्हारा कंप्लीट। उसके बाद अफगानिस्तान पहुंच के वही अफगानिस्तानी लोग जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग लिए थे, वो लोग यहाँ के ऑफिसर बन गए। अब उनको किसी लोकल आदमी से बात करना है तो वो अफगानिस्तानी भाषा में बात करेंगे। फिर अगर राजकुमार पूछे कि वो बात क्या कर रहा था, तो राजकुमार को अफगानिस्तानी भाषा के बदले पाटलिपुत्र वाले भाषा में समझा देंगे कि वो ऐसा ऐसा बात कर रहा था, इतना ही टैक्स दिया है। अब आप खुद बताइए, क्या वो ऑफिसर जो अफगानिस्तानी है वो राजकुमार को झूठ नहीं बोल सकता है क्या? हो सकता है वो कुछ और
बात किया हो अफगानिस्तानी भाषा में और इनको कुछ और बता रहा हो। तो इस सभी बेवकूफियों से बच के अशोक सोचे कि हम पूरा का पूरा किसी साम्राज्य को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो बोले कि सबका अपना अपना जो रिलीजन है फॉलो करो, अपना अपना जो धर्म है फॉलो करो, अपना अपना रीति रिवाज फॉलो करो, अपना अपना भाषा बोलो, खुश रहो सब। हम लोग क्या करेंगे, हम प्रांत का एक ऐसा, प्रांत मतलब स्टेट का एक ऐसा लोकेशन पकड़ेंगे जहां से नदी गुजरती हो और जहां पे नेचुरल रोड हो। कच्ची सड़क तो कहीं कहीं हमेशा से बनी रहती है ना, जो किसी दो सिटी को कनेक्ट करता हो, बड़ा सिटी को, उसके बीच में हम जाएंगे और वहीं पे अपने राजकुमार के लिए कैपिटल बनवाएंगे, यानी राजधानी। सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट हम इसको मिटा लें। राजधानी हम राजकुमार का बनवा रहे हैं, यहाँ पे देखना है, ठीक है, बाकी जगह नहीं तो मिटाते मिटाते ही आधा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम क्या बोले कि चाह के भी अफगानिस्तानी भाषा और पाटलिपुत्र वाला भाषा में इंसान पूरा पकड़ नहीं बना सकता है। हो सकता है हम जिसको सिखा के भेजे हैं वो हमसे झूठ बोल रहा है, वो सही से ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो मौर्यन रूलर्स थे वो लोग बोले कि प्रांत में, यानी बिहार मान के चलिए स्टेट है, तो उसी तरीके से अफगानिस्तानी लोगों का एक स्टेट था, तो प्रांत यानी अफगानिस्तान में हम एक ऐसा जगह खोजेंगे जहां से नदी गुजरती हो, जहां से नेचुरल रोड गुजरता हो, सड़क हो पहले ही से बना हुआ, कच्ची सड़क हो, हम उसको पक्का बनवा देंगे। वहीं पे हम क्या करेंगे, अपने बेटा, अपने राजकुमार के लिए एक महल बनवा देंगे, ठीक है, वो यही रहेगा। अब ऑफिसर्स को कहाँ लगाएंगे, सारा जो रास्ता है जहां से कोई व्यापार करने जाएगा, अपना जितना ऑफिसर है ना, जितना मेरे पास ऑफिसर है, मेरे पास सिविल सर्वेंट है, सबको रास्ता से घेरवा देंगे। अब इंसान जो मोटा, देखिए फार्मर्स भी पूरा जैसे अनाज उगा लिए, उसके सारा अनाज अपने घर पे थोड़े रखेंगे, व्यापार करने उनको इन्हीं रास्ते से जाना है, तो रास्ता को ही कैप्चर कर लिया, पैसा दो, तो क्या टैक्स कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि मेन मुद्दा क्या है राजा का, टैक्स कलेक्ट करना, तो वो कर लिया। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को, पूरे अफगानिस्तान के लोगों को भले ही कंट्रोल नहीं कर पाया, न ही उनका लैंग्वेज चेंज किया, न ही उनका रीति रिवाज बदला, बट जो मेन चीज उसको चाहिए था, जो कि पैसा, वो कलेक्ट कर लिया। सारा ऑफिसर को सारे जगह से बुलाया, इधर आओ, छोड़ो बाकी जगह पे, सारा नदी वदी जो है उसके किनारे किनारे खड़े हो जाओ, सारा रोड के किनारे खड़े हो जाओ और सारा पैसा लेकर के जाओ, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम करता हो रोड पे जरूर जाएगा, अगर वो व्यापारी है, अगर वो काम करता है तो जैसे ही हम देखेंगे कि सामान लेके जा रहा है, टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। हो गया आपका। तो कैपिटल सिटी को कैसे रूल करते थे, कैपिटल सिटी जो मेन कैपिटल पाटलिपुत्र, तो राजा और ऑफिसर, और ये वाला को अफगानिस्तान, ये सब जैसे स्टेट को, मगध साम्राज्य में वो तो एक स्टेट था ना, जैसे उज्जैनी एक था, वैसे ही अफगानिस्तान एक था, एक तक्षशिला था, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो आपका कैपिटल सिटी है, ये तो राजा के साथ और ऑफिसर के साथ मिलके, जो आपका स्टेट का कैपिटल है उसको कैसे आप लोग करेंगे, तो राजकुमार और बाकी ऑफिसर मिलके नदी को घेर लेंगे और वहीं पे राजकुमार का महल बना के पैसा ऐंठते रहेंगे। हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक का। ये इतना बात इसी में है, रूलिंग द एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य को रूल कैसे किया जाए, तो रूल ऐसे किया जाए, ठीक है। एक तो पटना कैसे रूल होगा, उसकी पटना मतलब जो स्टेट का, जैसे दिल्ली, एक दिल्ली रूल करना है और एक बिहार का पटना भी तो रूल करना है। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। नहीं क्लियर हुआ है तो इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, लो इसका जो है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड, है ना, उसको थोड़ा लो कर लीजिए, उसके बाद दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा ये। तो यहाँ पे रूलिंग द एम्पायर आपका खत्म हो गया है। अब बचा अशोका, अ यूनिक रूलर, है ना। तो उसके पहले ही हम बता दिए हैं कि अशोक एक ऐसा रूलर था जो कायरता के चलते नहीं, या डर के चलते नहीं, या हार के मारे नहीं भाग गया कि अरे हार गए चलो भागते हैं, नहीं, वो वॉर छोड़ दिया। कब, जब वो जीत गया। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस खेल में हम लोग जीतते रहते हैं उस खेल को छोड़ के जाएं कि किसी और को घाटा हो रहा है, मेरा तो जीत हो रहा है बट किसी और को घाटा हो रहा है, तो इससे अच्छा हम ये गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अशोक को कहा गया कि ये यूनिक रूलर है, क्योंकि ये बोले कि हम
इस तरीके का काम नहीं करेंगे। भले ही हम जीत रहे हैं बट कितने लोगों का हम जान ले रहे हैं, कितने अच्छे लोगों का हम जान ले रहे हैं, कितने अच्छे लोगों का घाटा हो रहा है। तो इसीलिए वो बोले कि हम इस तरीके का काम तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कैसे रूलर हुए, यूनिक रूलर, क्योंकि ये बोले कि हम वॉर को रिप्लेस करना चाहते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मिटा लेते हैं। अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज जितना हो सके उतना प्रेम अपना बरसाते रहना है, कमेंट वगैरह कर करके दिन भर चैनल भरते रहना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो नीचे में कमेंट कर लेना है, ठीक है। चाहे आप 6 क्लास के हो या फिर आप सीटेट वाले हो या फिर अगर कोई यूपीएससी वाला जो कि अपना बेस अच्छा करना चाहता हो और बाद में चाहता हो कि हम यूपीएससी का तैयारी कर, वो लोग भी। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या कहने जा रहे हैं। अशोक यूनिक क्यों है, क्योंकि जिस गेम में हम हारते हैं उस गेम से तो हम भाग जाते हैं, है ना, मगर जिस गेम में हम जीत रहे हैं हमको फायदा भी है, बड़ा सा साम्राज्य मेरे हाथ में आने वाला है, और उस गेम को हम कहें कि अब नहीं खेलेंगे ये वाला गेम। क्यों, क्योंकि हमको तो फायदा है बट अच्छे अच्छे लोग मेरे हाथ से मारे जा रहे हैं, इसीलिए ये यूनिक है। और अशोक यूनिक क्यों है, क्योंकि अशोक कहते हैं, सभी रूलर कहते हैं कि अगर किसी को जीतना है तो पकड़ो तलवार और काट दो उसका सर, छीन के ले आओ उसको। अशोक कहते हैं कि इंसान को जीतना है तो उसको जंजीर में बांध के जीतने से अच्छा है उसके मन को जीत लो। इंसान को जीतना है तो उसके शरीर को जीतने से अच्छा है, उसके बॉडी को कंकर करने से अच्छा है उसके मन को जीत लिया जाए, है ना। और ये जो बात हम बोले कि बॉडी यानी शरीर को मत जीतो, मन को जीतो, अशोक बोलेंगे। बट अशोक इतना छोटा बात थोड़े करेंगे, इसी को बढ़ा कर बोलेंगे। वो कहेंगे भेरी घोष से, ये भेरी घोष, धम्म घोष में चलो। ये क्या हुआ, धम्म घोष और भेरी घोष। भेरी घोष से धम्म घोष में चलो, धम्म घोष इसमें चलो। मतलब ये भेरी घोष क्या है, ये साउंड है, किस चीज का, वॉर का, झगड़ा का, कलह का, ठीक है। इसको छोड़ दो और चल दो साउंड के तरफ। किस साउंड के तरफ, पीस के। भेरी घोष को कहते हैं साउंड ऑफ वॉर ड्रम। वॉर ड्रम मतलब युद्ध में जो डम 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 पीटते हैं उसी को, या जो नगारा जैसा बजते रहता है, ठीक है। और धम्म घोष जिसमें शांति का साउंड हो, ठीक है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल के रहते हो, तो अशोक यही कहते हैं। इन सारे वजह से अशोक क्या हो गया, अशोक एक यूनिक रूलर हो गया, ठीक है। अब कलिंग वार, अशोक का धम्म, ट्रेड और इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट। इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट भी कई बार समझाया गया है, कई बार। इस पे तो एक शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं कि भोग भोग के कैसे होता है, क्या होता है ना, वो आप लोग देखिए। वैसे तो हम इसमें भी समझाएंगे। तो आपका जो ये 3 टॉपिक आप 4 बचा हुआ है, कलिंग वॉर के बारे में भी डिस्कस किए स्टार्ट में ही। बताया नहीं है हम आपको कि लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कम से कम लाख लोग को क्या बना लिया गया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब युद्ध में कैदी बन गए वो। कई सारी महिलाएं भी मरी, बच्चे भी मरे, यहाँ तक कि कौन मरा, तो सन्यासी और संत जैसे महान लोग भी मरे। तो यही सब है कलिंग वॉर। इसी को देख करके अशोक बोले कि नहीं नहीं, हमसे अब वॉर नहीं होगा, हम छोड़ते हैं वॉर। तो ये चीज है, यही है कलिंग वॉर। आपको समझा दिए हम कई बार, शुरू में ही ये बात बताए थे कि अशोका हु गेव अप वॉर, इतना क्या खास बात है। कई लोग वॉर छोड़ता है तो डर से नहीं छोड़ा है, ये जीत के छोड़ा है, यही इसका खास बात है। अगला समझिए, अशोक के धम्म के बारे में समझते हैं। उसके बाद ट्रेड को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अशोक का धम्म में कुछ नहीं है, धम्म का एकदम छोटा सा बात है, समझ लेना है। देखिए अशोक कहते हैं अपने धम्म के बारे में, धम्म भी देख लीजिए। अशोक कहते हैं अपने धम्म के बारे में कि देखो, मेरा धम्म किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं है, मेरा धम्म किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं है, किसी तरीके का सेक्रीफाइस यानी यज्ञ करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा धम्म मदद करने के लिए है, या यूं कहो कि ये समाज में कैसे रहना है उसी का एक चार्ट है। मतलब उसी का एक पन्ना पे लिख दिए हैं तो उसको चार्ट पेपर कहेंगे। तो सोशल ऑर्डर का एक लिस्ट है। तो अशोक क्या क्या कहे इनके धम्म में, तो अशोक ने कहा बी काइंड टू योर स्लेव या स्लेव्स, मतलब अपने दासों के प्रति सहानुभूति रखो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपनों से बड़े की क्या करो, इज्जत करो,
है ना, बी काइंड टू योर स्लेव्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, अशोक वो कई 100 साल पहले कह के गए। और वो कहते क्या हैं कि बच्चों, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे धर्म का हम बता रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ देखते हैं। कहते हैं अशोक कि सेक्युलर रहो, मतलब क्या ऐसा बोले होंगे क्या? नहीं, वो बोले ये कि रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, हर धर्म का इज्जत करो, ठीक है। और अगर कोई किसी और के धर्म का बुराई कर रहे हो तो तुम उसके धर्म का नहीं बल्कि अपने ही धर्म की हानि कर रहे हो, ठीक है। यही 3 से 4 बात वो कहते हैं। और ये जो थर्ड वाला है कि तुम हर धर्म का इज्जत करो, और अगर तुम किसी और के धर्म की बेइज्जती कर रहे हो तो तुम अपने ही धर्म की हानि कर रहे हो। इसी को जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अशोक कितना ज्यादा महान सम्राट थे, उस समय भी उनको सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता का ज्ञान पता था, ठीक है। तो यही सब है। अशोक ऐसा ये धर्म इसलिए लाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे साम्राज्य में कई सारे रिलीजन हैं, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, कई सारे हैं, और सब इसी बात पे अपने में लड़ मर रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा कह दें एक बार, जिससे कोई किसी से लड़े नहीं, क्योंकि मेन धर्म तो ह्यूमैनिटी का धर्म है। ये सब तो फालतू में बनाया हुआ है, बट पहले तो मानवता आता है। अगला, उसके बाद अशोक कहते हैं कि भाई पड़ोसी भी आपस में झगड़ा कर रहा है, भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहा है ना, बाप बेटा आपस में झगड़ा कर रहा है, तो इसीलिए वो कहते हैं शांति बनाए रखने के लिए वो ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि रिस्पेक्ट योर एल्डर, है ना। उसी तरीके से दासों को टॉर्चर किया जा रहा है, बी काइंड टू योर स्लेव्स। उसके बाद आपस में धर्म के नाम पे मत लड़ो, एक दूसरे के धर्म का इज्जत करो, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, है ना। तो यहीं पे आपका अशोक का धर्म खत्म होता है। इसके बाद आपका एक ट्रेड बचा है, तो हम लोग ये भी देख ही लेते हैं। उसके बाद इसको हम खत्म ही कर दें जरा, क्योंकि एक टॉपिक के लिए फिर कल 5 मिनट का एक वीडियो बनेगा, नया टॉपिक फिर शुरू नहीं कर पाएंगे हम। चलिए ट्रेड समझते हैं। तो आप लोग खुद ही, ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखिए, जितना हम कैपिटल सिटी और सिटी ये सब नाम लिए हैं, वही सब में ट्रेड होगा, वहीं पे व्यापार होगा। गांव में तो व्यापार होता नहीं है, गांव के लोग तो खुद शहर जाते हैं बाजार करने के लिए और बाजार में बेचने के लिए। चलिए देखिए, तो कैपिटल सिटी यानी पाटलिपुत्र में ट्रेड होता होगा। इसके बाद बताइए तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पे ट्रेड होता होगा। अर्थशास्त्र क्या कहा है, यहाँ पे बड़ा सुंदर सुंदर कंबल मिलता है ना, तो कंबल खरीद के लाओ, है ना। तो समझिए, ये जो तक्षशिला है ये रास्ता है, गेटवे है, किसका? गेटवे टू सेंट्रल एशिया, मतलब मध्य एशिया इसी रास्ते से जाते थे। अब ये मध्य एशिया कहाँ है? तो देखिए, काकी, ताऊ, ताऊ, तुर्क, एक ताऊ है, एक काकी है, एक तुर्क है। देखिए, का से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ता से ताजिकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान और तुर्क से तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ गया? चलिए, अब ये पांचों जो देश है इसी को सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो ये तक्षशिला रास्ता है सेंट्रल एशिया जाने का। इसके अलावा उज्जैनी, जिसको आप उज्जैन कहते हैं आपके मध्य प्रदेश में, ये भी एक सिटी था और यहाँ पे भी व्यापार बड़ा जोरों शोरों से चल रहा था, है ना। यहाँ पे भी व्यापार बड़ा जोरों शोरों से चल रहा था, है ना। कैसे? क्योंकि ये भी बीच का रास्ता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का रास्ता कौन है? ये उज्जैनी। और कोई भी जहाँ पे बीच में पड़ता है ना जंक्शन, वहां पे खूब सारा सामान खरीदते हैं लोग। जो इधर से जाएगा वो भी इसको क्रॉस करके जाएगा, सामान खरीदेगा, जो इधर से आएगा वो भी इसको क्रॉस करके जाएगा, सामान खरीदेगा। तो उज्जैनी हो गया। इसके अलावा और बताइएगा, उसके अलावा समझिए, कहीं पे जहाँ पे रिलीजियस प्लेस होगा, जैसे लुम्बिनी था, जैसे आपका बोध गया हो गया, ये सब जगह पे भी व्यापार अच्छा चलता होगा क्योंकि भीड़ वहां पे इकट्ठा होता होगा। तो इसी वजह से तो अब आपका क्लियर होगा कि ट्रेड कहाँ कहाँ होता था। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट को समझ के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद फिर हमको एक वीडियो बनाना है आपका बिहार जीके का। आइए देखते हैं इंस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए ये क्या है, मान के चलिए ये क्या है, बोर्ड है ना।
अगर हम इस पे ऐसे लिख रहे हैं, उसको छोड़िए, हम आपको एक कॉपी देना तो ये देखिए, ये क्या है, एक सॉफ्ट पेज है, कॉपी कह सकते हैं। और इस पे जो लिखे हैं वो राइटिंग कहलाएगा। राइटिंग कहलाएगा ना। उसी तरीके से कोई हार्ड सरफेस है, इसका हम एक शॉर्ट्स भी बनाए हैं, बट देख लीजिए, कोई हार्ड सरफेस है और उस पे लिखना तो आसान है नहीं, तो उस पे हम भोंक के लिखेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। एन बन गया है ना, ऐसे इस तरीके से भोंक के लिखेंगे। तो ये जो भोंकना हुआ, ऐसे लिखना, इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जिस हार्ड सरफेस पे हम भोंके हैं, खोदे हैं, इनग्रेव किए हैं, उसको क्या कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, है ना। वो मोटा पत्थर या वो लकड़ी जिसपे हम खोदे हैं वो एडिक्ट है। और इस तरीके से खोद करके लिखा जाना ही इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो अब आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, यानी अशोका हु गेव अप वॉर, ये कंप्लीट हो चुका है ना। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अच्छे से पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।